हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। इस वीडियो से पहले मेरे पॉलिटी के इस सीरीज़ के 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो देख लो, क्योंकि उनमें बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और डेफिनेटली वहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी का रूल और क्राउन का रूल हम पढ़ चुके हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ लिया है और फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अभी से पहले मैं आपको पूछती थी कि प्रीएम्बल है, पहला प्रीएम्बल कौन से देश ने बनाया था और पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन से देश ने बनाया था। तो आज मैं उसका आंसर दे देती हूँ, वो है अमेरिका। अमेरिका पहला देश था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पहला देश था जिसने प्रीएम्बल भी बनाया। इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। तो प्रीएम्बल क्या बता रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या पर्पस है, ये क्यों बनाया गया है, इसकी क्या फिलॉसफी है, क्या क्या यूजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या आइडियाज़ हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। ये सभी चीज़ें प्रीएम्बल में मेंशन्ड हैं। तो प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन या फिर समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। N.A. पालखीवाला ने कहा कि प्रीएम्बल जो है ना वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी होती है? बेसिक इंफॉर्मेशन कि हम मेल है या फीमेल है या कोई और जेंडर है। हमारा नाम दिया होता है, हमारी एज, हमारा एड्रेस क्या है वो दिया होता है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिटी कार्ड में दी होती हैं। तो वैसे ही प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ये जो प्रीएम्बल है हमारा, ये किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है, जिसको किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। आपको पंडित नेहरू की जगह B.R. अम्बेडकर दे देंगे, गांधी दे देंगे, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि ये पंडित नेहरू ने ही किया था और बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अभी तक प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है। अमेंड का मतलब मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, चेंज करना। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 42nd था। मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1976 में हुआ था, ठीक है। और इस अमेंडमेंट ने हमारे प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड्स को ऐड किया: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो ये 3 वर्ड्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रीएम्बल का टेक्स्ट है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है ना, ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से ले रहा है? हम लोगों से ही ले रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने ही हमारे संविधान को बनाया है। हम लोगों के द्वारा ही हमारे संविधान को बनाया गया है। कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर्स थे उनको हमने चूज किया था और इन्होंने हमें प्रॉपर 8 महीने भी दिए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें 8 महीने दिए थे। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, ड्राफ्ट को पढ़िए और फिर हमें आप प्रपोज कीजिए जो भी आपकी चेंजेस आप चाहते हैं। हम लोगों से पूछा था। तो मतलब कि सोर्स क्या है? हम लोग ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं। सेकंड है इसमें क्या नेचर है हमारी इंडियन स्टेट का। कैसी है हमारी इंडियन स्टेट? हमारा जो भारत है वो सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो ये हमारी इंडियन स्टेट का नेचर है। थर्ड है ये, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है, लिबर्टी प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है और फ्रैटर्निटी भी प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जस्टिस कितने टाइप की ये हमें प्रोवाइड करता है। तो 3 टाइप के जस्टिस हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस माने
मतलब कि कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों के बेसिस पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, सभी को कानून की नज़र में इक्वल माना गया है। और पॉलिटिकल का क्या मतलब है कि आप बस 18 के होने चाहिए, फिर आप वोट दे सकते हो। और एक पर्टिकुलर एज जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि पंचायत के लिए आप 21 के होने चाहिए तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी कितने टाइप की हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है? 5 टाइप की। कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, आप कुछ भी सोच सकते हो। एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। बिलीफ, किसी भी चीज में बिलीफ रख सकते हो, फेथ रख सकते हो, और किसी की भी वर्शिप कर सकते हो, चाहे आप आइडल वर्शिप करते हैं, चाहे आप ऐसे ही वर्शिप करते हो। इक्वालिटी कितने टाइप की है? 2 टाइप की इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड यानी भाईचारा, और ये 2 टाइप की होती है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। लास्ट में है डेट ऑफ एडॉप्शन। हमने कब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कब हमने इसको एक्सेप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। क्यों? अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि इस दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट नहीं हुआ था। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। चलिए, अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। जो सॉवरेन वर्ड है, इसका मतलब है कि जो इंडिया है ना तो किसी और देश पर डिपेंड है और ना ही हम किसी और देश का डोमिनियन है। हम एक आज़ाद देश हैं, हमसे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, और हम अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर खुद मैनेज करते हैं। इसका मतलब होता है सॉवरेन देश है हम। याद रखना, देखो हमने यूएन में हमारा पार्टिसिपेशन है। आप मुझे बताइए कि इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन किया था? ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिसके हम मेंबर है, कॉमनवेल्थ के हम मेंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करते हैं। वो उनके जो डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो बस सजेशंस देते हैं कि ये सही है, आप ऐसा कीजिए। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनकी सजेशंस को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। मतलब कि भारत कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है या फिर अपने देश की कोई टेरिटरी किसी और देश को दे सकता है। ये भी भारत का खुद का डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये होता है सॉवरेन। फिर है हमारे पास सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, जो लोगों के हित के बारे में सोचती हो। तो हमारी एक सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन इसको कब ऐड किया था हमने? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। लेकिन इस एक्ट में ये अमेंडमेंट होने से पहले भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें सोशलिस्ट कंटेंट अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मतलब है कि पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशन थी, लेकिन अब हमने इसको प्रियम्बल में भी मेंशन कर दिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने खुद एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था जिसमें उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहा था। कब के सेशन में? अवध सेशन में 1955 में। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर को भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 1974 में कहा कि ऑल्दो जो सेक्युलर स्टेट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता है जो सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। और हमने फिर इसमें
फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 को भी डाला था जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो कंसेप्ट है ना सेक्युलरिज्म का, वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। अगर आप वेस्टर्न कंसेप्ट देखोगे वो नेगेटिव होता है, वहां पे टोटली सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट के बीच में। ठीक है, जो मर्जी करो, रिलीजन जो मर्जी करे, स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्टेट जो है रिलीजन को सपोर्ट करता है, हर रिलीजन को सपोर्ट करता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा डेमोक्रेटिक। भारत जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या बताया था मैंने? जब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन लेता है? लोग लेते हैं, यानी कि सुप्रीम पावर बाय द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी सभी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए। देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कैसे फॉलो किया जाता है, वहां पे रेफरेंडम कराया जाता है, वहां पे लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप ये चीज चाहते हैं कि नहीं चाहते, वहां पे लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पर पॉसिबल हो सकती है? जहां पर पॉपुलेशन कम हो। भारत जैसा इतना बड़ा देश जहां पे इतनी पॉपुलेशन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यानी कि हम अपने एमपीज एमएलएज को चूज करते हैं और वो फिर डिसीजंस हमारे लिए लेते हैं। राइट, फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, independence of judiciary, absence of discrimination on certain ground are manifestations of democratic character of Indian polity। ये सभी चीजें हमारे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को दर्शाती हैं कि सभी को हमने, जो भी 18 से ऊपर है, सभी को हमने वोटिंग राइट्स दिए हैं। हर 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, कानून का रूल होता है, जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंस है और यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी के भी साथ। ठीक है, द टर्म डेमोक्रेटिक जो प्रियम्बल में यूज हुई है, ना सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है बट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे? क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कैसे? क्योंकि हमने डीपीएसपी को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है। चलिए, रिपब्लिक। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं और अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब भी होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हालांकि डायरेक्टली हम लोग अपने हेड को इलेक्ट नहीं करते हैं, हम एमएलएज और जो एमपीज होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। आपको याद रखना है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट होता है, कमांडर इन चीफ भी प्रेसिडेंट होता है। सारे काम प्रेसिडेंट के ही नाम पर होते हैं, तो वो इलेक्टेड हेड होता है। हम नहीं चूज करते हैं, बट हमारे द्वारा चूज किए हुए लोग ही उसको चूज करते हैं। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को मैं पढ़ाऊंगी जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो जो रिपब्लिक टर्म प्रियम्बल में यूज किया है, इसका मतलब है इलेक्टेड हेड, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। और ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए चूज किया जाता है और हमारे देश में वो फिक्स पीरियड क्या है? 5 साल। रिपब्लिक के 2 मीन्स और हैं। पहला, तो जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों के पास है, मतलब कि लोग चूज करते हैं, एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। अब देखो, मोनार्क होता है, एक होता है मोनार्क जो हेरिडिटरी होता है, जिसको लोग चूज नहीं करते हैं, बस राजा है, उसका बेटा फिर से राजा बनेगा, उसका बेटा फिर से राजा बनेगा, लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं होती है। और एक होता है रिपब्लिक, जैसे कि इलेक्टेड हेड, जिसको हम चूज करते हैं। राइट। सेकंड, यहाँ पर किसी भी स्पेशल क्लास को प्रिविलेज नहीं दिया जाता है और जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं वो बिल्कुल ओपन है कि भारत का कोई भी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप भी भारत के सिटीजन हैं, आप भी 35 ईयर्स के हो चुके हैं और आप भी एलिजिबल हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। राइट, ये था रिपब्लिक। अब है जस्टिस। जो जस्टिस टर्म है हमारे प्रियम्बल में वो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल।
और ये सब हमें कैसे प्रोवाइड होता है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनके थ्रू ये सब हमें चीज़ें मिलती हैं। और ये जो है ना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से लिया है। ये रशियन रेवोल्यूशन क्या था? जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स लाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ। ये सारे जितने भी रेवोल्यूशंस हैं वो सब मैं कवर करूंगी जब मैं अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज लेके आऊंगी। ठीक है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों की कंडीशंस अच्छी नहीं रही है उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने प्रोविजंस रखे हैं, जैसे कि ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, वुमेन्स हो गई, इन सब के लिए। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जो ये सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर है पॉलिटिकल जस्टिस। क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, equal access to political offices and equal voice in the government। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिटिकल जस्टिस। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की। जो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाए हमारी स्टेट कि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। प्रियम्बल जो है सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट देता है कि आप सोच सकते हो, जो मर्जी आपने सोचना है वो आप सोचो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीफ रख सकते हो, फेथ कर सकते हो और वर्शिप कर सकते हो किसी की भी। और ये सब किसके थ्रू हमें दिया है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। बताइए फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, और मुझे बताइए कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये कौन से आर्टिकल में आता है और फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और फंडामेंटल राइट्स और जो ये लिबर्टी है ये एनफोर्सेबल भी है, यानी कि ये जस्टिफिएबल भी है। अगर कोई इसका हनन कर रहा है, अगर कोई ये वायलेट कर रहा है आपके राइट्स का या आपकी लिबर्टी का, तो आप कोर्ट जा सकते हो, वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलेगी अंडर आर्टिकल 32। ये जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 टू 1799। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने पीछे बताया था ना और रशियन रेवोल्यूशन वाला और जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जेकेपीएससी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? absence of special privilege to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination। मतलब कि हमारा जो प्रियम्बल है वो सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है? सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। कैसे? जो हमारा पहला राइट है ना 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी वाला, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है। जो 14 आर्टिकल है वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब इक्वल है। 15 कहता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के भी साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, रीजन, कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा। थर्ड है आर्टिकल 16, सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी मिलेगी। फिर है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन करना। छुआछूत जो पहले हुआ करता था कि जो छोटी कास्ट के लोग जिनको माना जाता था, आप टेंपल में नहीं जा सकते हो, आप पब्लिक बाथ नहीं कर सकते हो, आप इस रोड से मत जाओ, आप इस रोड से बड़े लोग जाते हैं, तो ये सब भी एबॉलिश कर दिया। एंड द फोर्थ
आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए हुए थे वो अडॉप्ट आप नहीं कर सकते हो। ये था इक्वालिटी। 9th है हमारे पास फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे वाली फीलिंग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या प्रमोट करता है, फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप किस चीज को प्रमोट करती है, फ्रैटर्निटी को, ब्रदरहुड को। इससे हमें ये फीलिंग आती है कि मेरे पास भी एक ही वोट है, आपके पास भी एक ही वोट है, मेरा जो वोट है वो भी एक ही वैल्यू है, आपके वोट की भी एक ही वैल्यू है, तो किसी भी सेंस में आप मुझसे ऊपर नहीं है। तो ये ब्रदरहुड प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आर्टिकल 51A में आती है वो भी कहता है हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो हार्मनी प्रमोट करे और कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को लोगों में डेवलप करवाए। कैसे, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज को अलग रखकर। हमारा जो प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी जो है वो दो चीज़ों को अश्योर करती है। कैसे, पहला डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि आपके वोट की भी एक ही वैल्यू है, मेरे वोट की भी एक ही वैल्यू है, तो आपको किसी भी सेंस में लोअर नहीं रखा है, सबऑर्डिनेट नहीं किया किसी से भी। एंड सेकंड, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को ये मेंटेन करती है। अब ये जो वर्ड है ना इंटेग्रिटी, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया था। अब देखो ये जो फ्रेज है ना यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बोथ साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन को एम्ब्रेस करती है। कैसे, हमारा जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि स्टेट से सभी स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बना रही है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, पहली, जो भी स्टेट्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो भारत को छोड़कर जाए। हाँ, जैसे कि अगर ये बेसिक नक्शा है हमारे भारत का, ठीक है, ये एक रफ मैप मैं बना रही हूँ, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है। ये देखो, ये भारत मैंने बनाया। अब इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स है ना, जैसे कि ये एक स्टेट है, रख लो, ये क्या है, मध्य प्रदेश है। मैं इसको तोड़ सकती हूँ, मध्य प्रदेश को हम डिवाइड करके 2 स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक पार्ट हम किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं करना है हमने। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर यही रहना चाहिए हमारे भारत का, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसा ही रहना चाहिए। अंदर आप चाहे देश के जितने भी टुकड़े कर दो, मतलब करने नहीं है, मतलब कि जैसे कि तेलंगाना को हमने आंध्र प्रदेश से अलग किया, फिर हमने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, वैसे कर सकते हो आप, लेकिन किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये था। इससे क्या होगा, जो भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में हिंड्रेंसेस हैं उसको हम कम कर पाएंगे, जैसे कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंगिज्म। और इससे क्या पता चलता है हमें कि इंडियन यूनियन का जो नेचर है वो इनडेस्ट्रक्टेबल है, यानी कि भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, राइट। चलिए, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग से चलती आई कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो पहला जो केस था वो था बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। 1973 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था, टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, तो आप ये भी याद रख सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो ओपिनियन दिया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, उसको चेंज करके कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर तीसरा जो केस है LIC ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लाइक जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस ने बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो हमारा फंडा था ना, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ थी वो केशवानंद भारती केस में ही निकल के आई। क्या था ये बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये एक घर है,
ठीक है, ये एक घर है। तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368, आप चेंजेस ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368, लेकिन आपने बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। जैसे ये घर है, अगर आपका एक कमरा यहाँ पे है तो आप इसको 2 कमरे बना सकते हो, लेकिन इसके बाहर नहीं जाना है आपने, ये बाउंड्री है आपकी, इसके बाहर आपने नहीं जाना है। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर चीज़ है ये कौन डिसाइड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ आती है कि नहीं आती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। और प्रियम्बल को एक ही बार अभी तक अमेंड किया है, कब किया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे, जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ, राइट। चलिए, 2 चीज़ें हमें नोट करने वाली हैं। प्रियम्बल जो है हमारे लेजिस्लेचर का कोई भी सोर्स ऑफ पावर नहीं है, हमारे लेजिस्लेचर को कोई पावर प्रोवाइड नहीं करता है प्रियम्बल, और ना ही इनकी पावर्स पर कोई लिमिटेशन लगाता है। सेकंड है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि अगर प्रियम्बल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि प्रियम्बल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ कीजिए। तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, जैसे कि DPSP नॉन जस्टिशिएबल है और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके जस्टिशिएबल हैं। अब हम बात करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट चली थी स्टार्टिंग में। जो क्वेश्चन है कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार कब अरोज हुआ था? केशवानंद भारती केस में। ये कहा गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले ये कहा गया था। लेकिन फिर एक पिटीशन गई और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसको अमेंड कैसे करोगे? अगर आप इसको अमेंड करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ तो प्रियम्बल में मेंशन है और आपने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो फिर ये कैसे वैलिड होगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेरुबरी यूनियन केस में हमारा जो स्टेटमेंट था वो गलत था, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, शर्त यह है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। और अभी तक एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें 3 नए वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, और इस अमेंडमेंट को वैलिड भी कहा गया था। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन और पहला प्रियम्बल तो US का था, लेकिन हमने किससे इंस्पिरेशन ली है प्रियम्बल की? हमने UN के चार्टर से इंस्पिरेशन ली है। आपको ये याद रखना है, कहीं पे आ जाएगा तो US को टिक मत करना, UN को करना। UN के चार्टर से हमने लिया है। UN ने किससे लिया था? US से, ठीक है। तो हमने किससे लिया है? हमने US से लिया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज़ लेक्चर। आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हो। अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।